चलिए आप सभी का स्वागत है आज के डिस्कशन में। और मैं डिस्कशन कर रहा हूं प्रारंभ। आप लोगों ने मेरे दोस्त इसे बनाया होगा और ध्यान रखना है कि आप में से बहुत सारे लोगों का मैं ये देख रहा हूं कि आप लोग का लगातार ये है कि सर मार्क्स मेरे नहीं बढ़ रहे हैं, मार्क्स में क्या समस्याएं हैं, कैसे तैयारी करें, कैसे करें कि मेरा मार्क्स बढ़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात तो आप डिमोटिवेट मत होइए, कंटिन्यू बने रहिए। टेस्ट में क्वेश्चन अप डाउन होता रहेगा, तो जब टेस्ट के क्वेश्चन अप डाउन होंगे लेवल, तो थोड़ा मार्क्स भी आपका अप डाउन होगा। मैं 8 बजे ही आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा, आज किसी कारणवश हमसे लेट हो गया। चलिए पहला सवाल, क्योंकि इसके बाद साइंस भी है तो थोड़ा तेजी में हमें निकलना होगा आज। देखिए, ओ केंद्र वाले, सेंटर ओ वाले एक सर्कल में जीवा ए बी और व्यास सी डी वृत्त के अंदर बिंदु ए पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ए और डी का मान 42 है, बी ओ सी 104 डिग्री है। ए ई डी का मान क्या होगा? आप सबसे पहले देखिए, आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल की सी डी डायमीटर है। सी डी डायमीटर है, ये देखिए। मैं ऐसा करता हूं कि सी डी इस तरह से लिखता हूं, पता है क्यों? ताकि हम ए बी इधर कर देंगे ना, कैलकुलेशन आपका काम आसान हो जाएगा, हेडेक ज़्यादा नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, आप इधर भी खींच सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब क्यों हम सी उधर डी इधर किए हैं अभी आपको समझ में आएगा। ये हमारा सी डी जीवा है, सॉरी व्यास है, और व्यास सेंटर से पास करती है, जानते हैं। और ये रहा हमारा एक जीवा। ये रही हमारे एक जीवा, और इसे उन्होंने क्या कहा है? ए बी। ठीक है, तो ए बी हमारा एक जीवा है और सी डी हमारा व्यास है। कह रहा है ये एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब हम क्या देख पा रहे हैं? ए ओ डी हमारा 42 है। ए ओ डी, तो ए ओ डी के लिए आपको इसे मिलाना होगा। ए ओ डी, ये मेरे दोस्त अपना क्या है? 42। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं बी ओ सी। तो बात अगर बी ओ सी का होगा तो बी ओ और सी, आप देख लीजिए, ये हमारा बी ओ सी है, ये वाली जो एंगल है ये हमारा 104 डिग्री है। मुझे चाहिए ए ई डी, ए ई और डी। कोई बात नहीं, आराम से काम हो जाएगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये मेरा व्यास डायमीटर, डायमीटर पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब 180 में अगर इधर 104 है तो बच जाएगा 76, तभी हमारा 180 हो पाएगा। आप कहोगे हाँ सर। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपको नहीं लगता है कि ए ओ बी एक त्रिभुज है? ध्यान से देखिए तो इस तरीके से आपको लग रहा होगा। ए ओ बी एक त्रिभुज है जिसमें एओ जो है रेडियस के कारण बराबर है। एओ केंद्र से परिधि त्रिज्या और ओ बी भी रेडियस है। एओ भी रेडियस है और ओ भी रेडियस है। ठीक है, तो अब बताइए, ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, ये दोनों भुजा बराबर है। तो जब दो भुजा बराबर है तो उसके सामने के कोण भी क्या होंगे? बराबर ही होंगे। ठीक है, सामने के कोण भी बराबर होंगे। ये मेरा ओ ए और ओ बी रेडियस, रेडियस के कारण ओ ए और ओ बी बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर तो सामने के कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए आपका जो ए ओ बी ये कितना है? ये हो जाएगा 118, 42 प्लस 76, ये हो जाएगा 118। तो मेरे दोस्त ये कितने बचेंगे? तो 180 में से आप 118 हटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 62। जब 62 होगा तो ये मेरे दोस्त 31 31 हो जाएंगे, बिल्कुल। तो लीजिए, ओ ए बी ये हमारा 31 है और ये भी हमारा 31 है। अब मेरा सवाल यह है कि मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए ये वाली एंगल ए ई डी, ए ई डी चाहिए। ठीक है, तो आप बताओ कि ए ई डी इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, और बहिष्कोण क्या होता है? सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर।
यानी हमारा जो ए ई डी जो है, देखिए ए ई और डी, ये वाली जो हमारा कोण है वो ई दोनों कोण के योगफल के बराबर, यानी हमारा हो जाएगा 31 और प्लस में 42, कितना हो जाएगा 73। तो ये हमारा 73 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, है ना, 73 ई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है दोस्त। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहां देखिए हमें कहा कि एक फंक्शन है एफ एक्स, जिसके लिए ये x माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 4 तथा x माइनस थ्री एफ एक्स का एक फैक्टर है, तो p का मान क्या होगा। पहले आप जानते हैं एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, ये मेरे दोस्त हमारा एक पॉलिनोमियल है, कह सकते हैं बहुपद है, और इस बहुपद को एफ एक्स से लिखा गया, और इस एफ एक्स का एक फैक्टर है x माइनस 3। आप जानते हैं दोस्त एफ एक्स का फैक्टर का मतलब हो गया इसका फैक्टर, ठीक है। और फैक्टर जो भी हो, जो अगर कभी भी फैक्टर दिया रहे उसको 0 के बराबर करिए और x का मान निकालिए। फैक्टर को 0 के बराबर करने से x का जो मान निकलता है उसे हम शून्यक कहते हैं। तो x बराबर 3 हमारा शून्यक है, ठीक है। आपको क्या करना है, तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, शून्यक का काम है बहुपद को 0 बनाना, ठीक है। तो आप आराम से यहां पर मान पुट कर दीजिए। तो x का मान हमारा 3 है, ये 3 माइनस 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 3p और प्लस में 4, क्या बन जाएगा, ये हमारा 0 बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप देखिए 9 और 4 13 और प्लस का 3p बराबर 0। 3p का मान अगर हमारा 13 है तो p का मान होगा 13 बटे, ठीक है, 13/3। तो p का मान माइनस 13/3, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। चलो सबका आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए आखिर ये है क्या, इसको समझते हैं। कह रहा कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल 300 सेमी स्क्वायर है। पी क्यू को x तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि पी क्यू बराबर क्यू एस, एक्स एस क्यू आर को y पर काटता है। तो बताइए त्रिभुज एस वाई आर का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप इधर देखिए दोस्त मेरे, ध्यान से देखना, रुकिए। ठीक है, अब ये देखिए हमें क्वेश्चन में दिया था पी क्यू, ओहो, पी क्यू आर और एस, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का बस इतनी सी कहानी है कि आमने सामने की भुजा बराबर होगी, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, ठीक है। पता है हमें क्या कहा गया, आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है और पैरेलल भी होती है, ठीक है। हमें कहा पी क्यू को एक्स तक बढ़ाइए, पी क्यू को एक्स तक बढ़ाइए इस प्रकार की जितना बड़ा पी क्यू हो उतना ही बड़ा क्यू एस हो जाए, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हो। इसके बाद हमें क्या कहा गया, इसके बाद कहा गया एक्स एस, एक्स एक्स का मतलब हुआ एक्स से एस को मिला दीजिए, जो क्यू आर को, क्यू आर को कहां पर काटती है, वाई पर काटती है, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा बात समझिए, पहले क्या, पहले तो मेरे दोस्त आप यहां देखिए हमें दिया हुआ है पी क्यू आर एस का एरिया, इस पूरे का एरिया दिया हुआ है, ठीक है। हमें किसका एरिया मांगा है, एस वाई आर,
एस वाई आर का एरिया चाहिए। ठीक, कोई बात नहीं। और कुछ? और कहीं कुछ नहीं। ठीक, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो आपस में सर्वांगसम है। ये वो कैसे? ये एंगल इसके बराबर है, आमने सामने कोण। अब देखिए ये दोनों पैरेलल, ये तिर्यक छेदी रेखा, ये कोण जो होगा वो एकांतर कोण से बराबर। ये दोनों पैरेलल, ये तिर्यक छेदी रेखा, तो ये जो मेरा गामा है वो मेरे दोस्त इसके बराबर है। यानी आपने क्या देखा, इसका तीन कोण जो होगा वो इसके तीन कोण के बराबर। यानी ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब देखो एक बात और क्या है, क्या आप तो जानते हैं कि ये इसके बराबर है, अगर ये ए हो जाएगा तो ये भी ए हो जाएगा, और ये इसके बराबर है तब तो मेरे दोस्त ये भी ए हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। तो हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो सिमिलर ट्रायंगल का अगर एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए तो वो सिर्फ सिमिलर नहीं सर्वांगसम भी हो जाता है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा सर्वांगसम भी हो गया। यानी आप जान लीजिए कि जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा। ठीक है, तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा। तो अब आप टेंशन खत्म कर दीजिए, आपको पता चल गया कि ये दोनों का एरिया एक समान होगा। ठीक है, अच्छी बात। अब आपको क्या करना है, तो अब मेरे दोस्त आपको इस त्रिभुज में और इस छोटे त्रिभुज में काम करना है। आपको मैं एक बात पूछता हूं, क्या आप पहले तो मुझे ये बताइए कि ई जो मेरा गामा है, आपको क्या लगता, सॉरी अल्फा है, तो क्या ये अल्फा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? ये दोनों समांतर, ये तिर्यक छेदी रेखा संगत कोण से बराबर। उसी तरह से ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये बीटा है तो ये बीटा संगत कोण से बराबर। तो आप देखिए वाई अल्फा और बीटा, सॉरी वाई कह रहे हैं गामा, गामा अल्फा बीटा और गामा अल्फा बीटा, यानी इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर। तब तो ये छोटा सा त्रिभुज और ये बड़ा सा त्रिभुज आपस में सिमिलर होगा। और जब दो त्रिभुज सिमिलर होंगे उसका जो एरिया और रेशियो होता है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर रेशियो के बराबर होता है। यानी हम यहां पर अगर एरिया लेने चले जाएं ट्रायंगल, इसका हम एरिया लेने चले जाएं, ये मेरे दोस्त ये पॉइंट है क्यू वाई और एक्स का, क्यू वाई एक्स, और एरिया लेने चले जाएं एक्स टी एक्स और एस का, टी एक्स और एस का। यानी कि छोटे से त्रिभुज और ये बड़े से त्रिभुज का अगर एरिया रेशियो लेने जाएंगे तो संगत भुजा, तो देखिए इस त्रिभुज का संगत भुजा क्या है, ए, और इस बड़े त्रिभुज का संगत भुजा क्या होगा, ए प्लस ए, ये मेरा हो जाएगा 2a। तो मेरे मित्र ये दोनों के स्क्वायर रेशियो के बराबर होगा, यानी यहां से ए का अनुपात हो जाएगा 4। तो अब आप जान लीजिए कि पूरा एरिया है मेरा 4, और 4 में ये कितना है 1। तो अगर 4 में से ये 1 होगा तो ये मेरा 3 होगा। आप जानते हैं जितना इसका एरिया उतना ही इसका एरिया, तो ये भी 1 हो जाएगा। फाइनली आप ही बोलिए फिर चतुर्भुज का एरिया कितना हो गया, पूरे चतुर्भुज का 3 और 1 4। तो मेरे दोस्त चतुर्भुज पी क्यू आर एस, इसका एरिया है 4 रेशियो, और 4 रेशियो का मान कितना, 4 रेशियो का मान दिया हुआ है 300। एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, एक रेशियो का मान हो जाएगा 1, यहाँ से 75। देखिए ये एक ही रेशियो है ना, इसका मान हो जाएगा 75। ठीक है भाई, इसीलिए आपको हेडेक नहीं लेना। 75 बड़े आराम से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता था, इसलिए मैंने बड़े आराम से बनाया। हर क्वेश्चन को ऑलबल होके नहीं बताना है, कुछ क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े ढंग के होते हैं, तो ढंग के क्वेश्चन को ढंग से बनाएंगे। ठीक है ना? ठीक है भाई, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन था। अब चलिए चलते हैं 4 नंबर पर। अब देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि समीकरण a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर, बी इंटू सी माइनस ए एक्स और सी इंटू ए माइनस बी। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, क्या मेरे दोस्त, इस समीकरण को थोड़ा ठीक कर लीजिए। क्या, ए बी और माइनस में ए सी इंटू एक्स स्क्वायर और
यहां पर देखिए बी सी और माइनस में ए बी इंटू एक्स और प्लस ये हमारे पास ए सी और माइनस में सी बराबर कितना 0। अब यहां पर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ध्यान रखना कि किसी बहुपद में बहुपद कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, मतलब इस प्रकार के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो इसका मतलब यह है कि इस समीकरण का एक रूट 1 होगा। ये कन्फर्म रहना, किसी भी समीकरण में कभी भी द्विघात समीकरण को ऐसा हो जाए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी जिसमें a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए तो इसका एक रूट 1 हर हाल में होगा। अब आप यही चीज यहां देखो, अगर मेरे दोस्त इसको हम a कहे, इसको हम b कहे और इसको हम c कहे तो तनिक a b c निकाल के देखो, a प्लस बी प्लस सी निकाल के देखो, यहीं पर निकाल के देखो। a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? a हमारा है ए बी माइनस ए सी, बी हमारा क्या है बी सी और माइनस ए बी, और सी हमारा क्या है ए सी और माइनस बी सी। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये बी सी ये हमारा ए सी ये हमारा ए बी क्या हो गया 0 हो गया। यानी आपने यहां पे देख लिया ये a प्लस बी प्लस सी इसके बराबर 0 के बराबर। तो ध्यान रखना कि जब a प्लस बी प्लस सी यहां पर 0 हो रहा है मतलब कंफर्म हो गया कि इसका भी एक रूट 1 होगा। अब चूंकि क्वेश्चन में यह भी लिखा है कि रूट आपस में इक्वल है, रूट आपस में इक्वल मतलब दोनों रूट का मान एक समान, तो अगर एक रूट 1 है 1 होगा क्योंकि कंडीशन वैसा है और हमें पता है कि दोनों रूट समान है, तब तो यहां पर सेकेंड रूट भी 1 ही होगा, सेकेंड रूट भी 1 ही। ठीक है, अब ध्यान दो, तो दोनों रूट आप जान गए, एक 1 है दूसरा भी 1 है। अब मेरे दोस्त क्या करना है, अब दो पहला रूट 1 दूसरा रूट 1 इतना समझ में आ गया। अब आप बताइए जब दोनों रूट आप जान गए कि 1 1 है तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c बाई ए, तो देखिए c के जगह पर क्या है ए सी और माइनस में बी सी, बाई ए के जगह पर क्या है ए बी और माइनस में सी। और मेरे दोस्त आप ये बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो दोनों रूट तो मेरा 1 1 ही है, हो गया हाँ सर। ये मेरा ए सी और माइनस बी सी और ये मेरा हो जाएगा ए बी और माइनस ए सी। इसको इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा ए बी और माइनस ए सी बराबर ए सी और माइनस में बी सी। अब देखिए ये हमारा ए बी हो गया, बी सी को इधर लाइए प्लस में हो जाएगा और ये ए सी उस पार जाके मेरे दोस्त 2CA हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2CA। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर यह है कि हम ऑप्शन देख रहे हैं तो सब में देख रहे हैं कि बटम ए बटम बी बटम सी, तो ऐसा कर लो ना मेरे दोस्त, ए बी सी से इधर भी भाग दे लो, ए बी सी से इधर भी भाग दे लो, ए बी सी से इधर भी भाग दे लो, क्या बन जाएगा ये 1/c बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1/a बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 2 और बाय में b बन जाएगा। ये है इस क्वेश्चन का आंसर और ये चीज हम कहाँ देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं। तो इस तरह का इतना टाइम एग्जाम में मिलेगा। अब देखो मेरे दोस्त आप लोग की सबसे बड़ी समस्या क्या है, अब इतना टाइम की बात करो, यही कारण है कि हम यूट्यूब पर डिस्कशन नहीं कराना चाहते हैं, बस यही कारण है। क्योंकि तुम्हारे पास जब स्टेमिना ही नहीं है तुम कैसे एग्जाम पास करोगे? थोड़ा समझना समझदार बनना चाहिए। अरे एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ना होते हैं, एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा ढंग का आ गया, एग्जाम में इतना टाइम मिलेगा, पता नहीं क्या क्या कैसे तैयारी कर रहे हो यार। ये रेलवे एसएससी थोड़े है, ये बीपीएससी टीआरई है, यहाँ पर करेजा चाहिए तैयारी करने के लिए। अगर करेजा नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब हमको कुत्ता काटा था, इतना सब रूल लिखने का जरूरत है? कि क्या आवश्यकता है ये सब रूट लिखने की? कि कंडीशन यहां पर लिखा
उसके बाद पूरा कंडीशन समझाया और तब जाके सॉल्यूशन किया। एक बार जब ये कंडीशन समझ में आ जाएगा, ये सब करने की जरूरत पड़ेगा? ई लिखने की जरूरत है कि हमको ये लिखने की जरूरत है? हमको ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम ये सब नहीं लिखेंगे, ये सब समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन आपको तो समझाना ही बेवकूफ़ी है ना? समझाना ही बेवकूफ़ी है। तो अच्छे से समझा दो तो समस्या, नहीं समझाओ तो समस्या। इस लेवल के विद्यार्थियों समझ में नहीं आता है। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। अगर हम ए बी सी को जोड़ेंगे, ए बी और सी को जोड़ेंगे, 0 के बराबर हो जाएगा। जब ए बी सी 0 हो गया तो उसका एक रूट 1 हो गया, तो तुरंत लिख देते एक रूट 1 हो गया। क्योंकि रूट समान है तो दूसरा रूट भी 1 ही हो जाएगा। बस सीधे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते और बना देते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे जिसको एग्जाम पास करना होता है ना, जो एग्जाम में सिलेक्शन चाहता है, वो तो चाहता है कि मास्टर कितना अच्छे से बता दे, कि हम आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन करते हैं। बाकी एग्जामिनेशन में इतना थोड़ी करना है, सिर्फ कंक्लूजन लिखना आंसर हो गया। चलिए ध्यान दीजिए। कॉस थीटा बराबर 4 कॉस थीटा बराबर 4x, साइन थीटा बराबर 4/x, x डज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब x का मान 0 के बराबर नहीं ले सकते। ठीक है, मुझे चाहिए x² + 1/x²। ठीक है, मुझे चाहिए x² + 1/। कोई बात नहीं, पहले तो आप देखिए, अगर 4x का मान हमारा कॉस है तो x बराबर क्या होगा? कॉस थीटा/4। ठीक है, अब वहां पे देखिए, साइन थीटा बराबर 4/x है। अगर वो 4 को इधर लेके आएंगे, sin/4 इधर हो जाएगा 1/x। इस 4 को इधर भेज दिए, x का मान आ गया। इस 4 को इधर भेज दिए, 1/x का मान आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे x का मान, ये हो गया हमारे 1/x का मान। ठीक है, अब थोड़ा समझिए, x का मान और 1/x का मान आ चुका है। यहां बैठाइए, ये हो जाएगा हमारा cos² थीटा/, ये मेरा 16, और ये sin² थीटा/16। हम 1/16 कॉमन करेंगे, यहां से cos² थीटा, यहां से sin², ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 6 नंबर पर। अब ये क्या कह रहा है? एक दुकानदार विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% से बढ़ाकर अंकित करता है, 40% की छूट देता है। अगर वस्तु का मूल्य इतना है तो बताइए बिक्री मूल्य क्या होगा? तो फिर ये कौन सा मूल्य है? तो मेरे दोस्त, ये जो उसका है ना, ये उसका सीपी है, ये उसका सीपी है। आप एक काम कीजिए, सीपी को 100 मानिए, सीपी को आप क्या मानिए? 100। आप सीपी को 100 मान गए, ठीक है। अब मेरे दोस्त, हमें यह कहा है कि 150% से बढ़ाना है। अब 150% से बढ़ाइएगा तो एमआरपी क्या होगा? तो एमआरपी हमारा हो जाएगा 250। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब मेरे दोस्त, इस पर डिस्काउंट देना है कितना? 40% की। अब हमको ये बताइए, 10% अगर 25 है तो 40% क्या हो जाएगा? 100। अब 100 डिस्काउंट दे देंगे तो एमआरपी कितना, सॉरी एसपी कितना हो जाएगा? 150। आप देखिए, आपने क्या किया, पहले 100 सीपी माना, 150% से बढ़ाया तो 250। अब 250 में अगर आप 40% की छूट देते हैं, यानी 100 की छूट देते हैं,
तो बेचेंगे 150 में। तो ये 150 जो है ना ये आपका SP है और 100 रेशियो आपकी CP है। यही CP दिया हुआ है 800। अब 100 का मान 800 है तो 1 का मान 8 हो जाएगा, और जब 1 का मान 8 हो जाएगा तो 150 का मान क्या होगा, 150 गुने 8, यानी कि ये हमारा 1200 हो जाएगा। कितना, 1200। ठीक है, ये मेरा 1200 हो जाएगा। हो गया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर पे आइए। हमें कह रहे हैं कि समीकरण x² माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 की मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 क्या होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, अगर मुझे इसका मान निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको ध्यान दीजिए, 4, आप 2 काम कर सकते हो भाई, 5। ठीक है, पहले तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा बी माइनस बी बाय 2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा C बाय तो 4 हो जाएगा। अब मुझे चाहिए अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5। ठीक है, आप यहाँ देखिए, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, इसको अगर हम अल्फा क्यू और प्लस बीटा क्यू से यदि हम गुना कर दें तो मेरे दोस्त ये मेरा क्या हो जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा की पावर 5, अल्फा स्क्वायर बीटा, ये हमारा बीटा, बीटा स्क्वायर अल्फा, और ये मेरा हो जाएगा बीटा क्यू। आप गुना करके देख लीजिए, अल्फा की पावर 5 और मेरे दोस्त ये अल्फा स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा हमारा बीटा स्क्वायर अल्फा क्यू, और ये हमारा हो जाएगा क्या, तो ये हमारा हो जाएगा बीटा की पावर 5। ये दोनों तो मुझे चाहिए, ये अननेसेसरी आ गया तो अल्फा बीटा कॉमन लीजिए, यहाँ से अल्फा यहाँ से बीटा हो जाएगा, यही मेरा अननेसेसरी हो जाएगा। तो ये अगर अननेसेसरी है तो इसको मुझे घटाना पड़ेगा, तो इसमें से मुझे अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा घटाना होगा। ठीक है भाई, एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है, हम इस तरीके से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देख लीजिए, अल्फा की पावर 5 अल्फा स्क्वायर बीटा, ओ हो यहाँ पे गड़बड़ी हो गया, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट 1 मिनट। अल्फा की पावर 5 अल्फा स्क्वायर बीटा क्यू, बीटा स्क्वायर अल्फा क्यू, बीटा स्क्वायर बीटा क्यू। अब यहाँ देखिए, अल्फा की 5 बीटा की 5 और प्लस, ये दोनों में से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ से बीटा और यहाँ से अल्फा ही आएगा। ये मेरे दोस्त अननेसेसरी होगा, तो मुझे तो इतना तो चाहिए ही, ये अननेसेसरी हो गया, इसी को घटाना पड़ेगा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फा प्लस। चलिए अब आप आराम से काम कीजिए। अब आपको सबका मान जल्दी से निकालना है। पहली बात, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 8, यानी कि -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया -4। ठीक, अल्फा क्यू और बीटा क्यू, तो देखिए अगर हम यहाँ पे अल्फा क्यू और प्लस में बीटा क्यू अगर हम ये निकालेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा बीटा, और आज हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब आप इसका मान निकालेंगे, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, अब 3 चौको 12 हो जाएगा और इंटू में 2, तो देखिए 8 और माइनस का 24 तो हो जाएगा -16। ये हमारे पास -16 आ गया, और माइनस ये है अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास, सॉरी अल्फा प्लस बीटा हमारा 2 है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 64 हो जाएगा, और 16 दूनी हो जाएगा 32। इस क्वेश्चन का आंसर 32 हो जाएगा। आप आराम से 32 निकाल पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब मेरे दोस्त यहां देखो, 8 कोसेक स्क्वायर, ध्यान से देखो, 25 साइन स्क्वायर थीटा, 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 8 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, ए कॉस स्क्वायर थीटा, बी सेक स्क्वायर थीटा, ए टेन स्क्वायर थीटा और बी कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप मेरे दोस्त इन दोनों पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए। ए साइन स्क्वायर बी कॉसेक स्क्वायर, ए कॉस स्क्वायर बी सेक स्क्वायर, ए टेन स्क्वायर बी कॉट स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आइए इस पर बात करें। सबसे पहले बात इसकी, ठीक है, ये दोनों बहुत खतरनाक है। साइन का जो कोफिशिएंट है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का, अगर कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर के कोफिशिएंट से मेरे मित्र छोटा या बराबर हो, ध्यान से देखना, तो क्या होगा, और ये बी से बड़ा या बराबर हो तो क्या होगा। तो साइन स्क्वायर का गुणांक कॉसेक स्क्वायर के गुणांक से छोटा, छोटा या बराबर, तो वैसी स्थिति में मिनिमम मान ए प्लस बी होगा। और यहां पर मेरे दोस्त अगर हम मिनिमम मान निकालने चले जाए, जब ए बी से बड़ा या बराबर हो तो मिनिमम हमारा ए प्लस टू रूट ए बी हो जाएगा। और इसमें कोई समस्या है ही नहीं कि हमेशा मिनिमम टू रूट ए बी ही रहेगा। मैक्सिमम पूछेगा नहीं, अगर मैक्सिमम पूछ देगा पेनाइट मार दीजिएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर का मैक्सिमम वही होता है, इसलिए मैक्सिमम यहाँ पे नहीं पूछता है। ठीक है, आइए समझिए। अब दोस्त मेरे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है कॉसेक स्क्वायर के कोफिशिएंट बी है, तो साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉसेक स्क्वायर के कोफिशिएंट से बड़ा है, वो वाली कंडीशन आएगा। मिनिमम वैल्यू क्या मेरे दोस्त, 2 और रूट ए बी। तो देखिए 2 और रूट ए बी, ए के जगह 25 है, बी की जगह पर 8, बी की जगह पर 8, ये हो जाएगा 25 8 200, 200 जो होता है वो 10 रूट 2 होता है। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर 20 रूट 2। तो चलिए 20 रूट 2 इस क्वेश्चन का आंसर, 20 रूट 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलें। हमें कह रहा है कि सर इनमें से हम कौन सी संख्या जोड़ें, मतलब इन सब में क्या जोड़ें कि आपस में प्रोपोर्शन बनाएगी, क्या जोड़ दें कि प्रोपोर्शन बनाएगी। तो मेरे दोस्त मुझे तो नहीं पता क्या जोड़ना है, मान लेते हैं कि सब में x जोड़ने पर प्रोपोर्शन बनाएगी, मतलब ई रेशियो और ई रेशियो आपस में प्रोपोर्शन बनाएगी। ठीक है, अब मेरे दोस्त क्या, ई रेशियो और ई रेशियो आपस में इक्वल होगा, इसी का मतलब प्रोपोर्शन बनाना होता है। तो लीजिए 103 प्लस एक्स, ए अनुपात बी का मतलब ए बटा बी होता है, तो इतना बटा इतना का जो मान होगा, इतना बटा इतना का वही मान होगा, यानी 110 प्लस एक्स और बटा 144 प्लस एक्स का वही मान होगा। ठीक है भाई, या तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, या तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, तो देखो x का मान आपका 9 आएगा, नहीं तो डायरेक्ट x का मान निकालना है तो आप ऐसे सॉल्व करो, आउटर आउटर मल्टीप्लाई करो, 103 गुने 144, इनर इनर मल्टीप्लाई करो 135 और गुने 110, और फिर मेरे दोस्त उन्हीं का योगफल 144 प्लस 103 और 135 और प्लस 110, मतलब प्रोडक्ट का डिफरेंस ऊपर, योगफल का डिफरेंस नीचे। अब सॉल्व करके देखिए 9 आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, डाटा है तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा।
ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप वैल्यू पुट कर सकते हो, वैल्यू पुट करके काट के देख लो, ज़्यादा अच्छा वही रहेगा, है ना। ऑप्शन से पुट कर लो, ठीक है भाई। अब जैसे हमने 9 कहा है, पुट करके देखो क्या होता है। यहाँ पर 9 ऐड करके देखो, जोड़ नहीं तो कहा था। ये हमारा 112 हो जाएगा और ये हमारे पास 144 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 119 हो जाएगा और यहाँ पर 100 हमारा 33 हो जाएगा। अब देखिए 17 सतह 119 और 19 सतह 133, ये क्या हो गया। पे थोड़ा दिक्कत हो गया, ये जोड़ेंगे तो 153 हो जाएगा। 17 सतह 17 नमे, 16 सतह 16 नमे, तो देखिए 7/16 7/16 बिल्कुल इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, अब इस पर आइए। ए और बी मिलकर किसी काम को करते हुए 30% काम 6 दिन में पूरा करता है। अब आप बताइए ए और बी जो है 30%, अगर 30% काम को 6 दिन में पूरा किया है तो बताइए 100% काम कितना दिन में करेगा। 30% काम 6 दिन में तो पूरा काम कितना दिन में। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि ए और बी किसी काम को 6 पंचे और 5 से 20 दिन में कंप्लीट करेगा। बी अकेले उसी काम को 25 दिन में पूरा करती है, बी अकेले उस काम को 25 दिन में पूरा करती है। अब मेरे दोस्त आप जरा सा टोटल वर्क देख लो, तो 20 और 25 कैल्शियम हो जाएगा, 20 और 25 कैल्शियम 100 हो जाएगा। ठीक है, 20 दिन में 100, एक दिन में 5, 25 दिन में 100, एक दिन में 4। अब आप यहां पर देखिए कि बी की क्षमता हमारा 4 है और ए बी की क्षमता 5 है। 5 में अगर ये मेरा 4 है तो मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कहा ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, करना है 100 काम, ए के अकेले की क्षमता 1 है, 100 दिन लगेगा। वेरी सिंपल है, आराम से आप निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। अब मेरे दोस्त इसको देखो, आखिर ये क्या है। ये तो नॉर्मल सा वर्गमूल है। अब सबसे पहला काम क्या करना है कि 2 गुना 5 है, यहां पर मित्र मेरे 2 गुना 2 है। एट फर्स्ट रूट के अंदर ये है मेरा 28 और प्लस। अब देखिए ये 2 तो हमारा बाहर रखना है, 5 अंदर जाके 25, तभी तो बाहर 5 आएगा। तो 5 अंदर जाके 25 यानी 25 तिया हो जाएगा 75, ये 25 तिया 75 होगा। माइनस ये मेरा क्या है 7 माइनस ये हमारा 2 हो गया, और 2 अंदर जाएगा तो 4, 4 तिया कितना हो जाएगा 12। अब मेरे दोस्त क्या करना है, तो देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ए प्लस बी प्लस माइनस रूट ए, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कि जिन दो संख्या को गुना करके रूट के अंदर लिखा होता है वही दोनों जोड़ के यहां लिखा होता है। इसलिए कहते हैं इसको ऐसे 2 टुकड़े में बांटो कि गुना करने से रूट 75 और स्क्वायर करके जोड़े तो 28। यहां भी मेरे दोस्त बस ध्यान रखना यहां पर 2 होना चाहिए, इसलिए 2 बाहर रखा, 2 बाहर रखा। ऐसा 2 नंबर जिसको गुना करने से रूट 12 स्क्वायर करके जोड़े तो 7, ये हमारा हो जाएगा रूट 4 और ये हमारा हो जाएगा रूट 3। 4 तिया 12, 4 3 7, बीच में माइनस है, माइनस दे दीजिए, निकल गया वर्गमूल। क्यों, क्योंकि इसी का स्क्वायर अंदर में है। फिर देखिए रूट 25, तो मेरे दोस्त इसको हम रूट 75 को रूट 25 और ये हमारा है रूट 3, 25 तिया 75 हो जाएगा और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ो तो 28 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो ये मेरा प्लस हो गया। अब ये देखिए मेरे दोस्त ये क्या है बीच में माइनस, तो देखिए रूट 25 का मान 5, ये मेरा रूट 3 हो जाएगा, रूट 4 का मान 2 और ये माइनस माइनस प्लस रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर देखने चले जाएं ये मेरा हो जाएगा
5 में से 2 गया, 3 हो जाएगा। √3 2√3 हो जाएगा। 2√3 का मान 1.732। फाइनली हमारा हो जाएगा 3 और प्लस 34 64। अब इसको जोड़ेंगे तो 6.4, 6 और 4 यानी 6.5, लगभग 6.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। पूनम कुमारी, स्कोर धीरे धीरे बनेगा। आप जो डिस्कशन कराते हैं उसको अगेन एंड अगेन देखिए, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। अर्जुन बैच में टाइम एंड डिस्टेंस का 61 नंबर क्वेश्चन। कुछ भी बोल देते हो भाई, हैं? फिर भी कह रहे हो तो एक बार चेक कर लेंगे। कुछ भी आके यूट्यूब चैनल पे मत बोल दिया करो। डिस्कशन करा रहे हैं, कराने दो ढंग से। देखना है देखो, नहीं देखना है सो जाओ। खामखा मास्टर को डिस्टर्ब मत करो। अभी अब पढ़ा रहे हैं तो अभी हम एप्लीकेशन खोल कर कोई क्वेश्चन देख के तुम्हें कंफर्म करें? अजीब आदमी हो। मास्टर की तैयारी करते हो, थोड़ा बहुत तो दिमाग तुम्हारे पास होना ही चाहिए। अब नहीं है तो मैं क्या करूं? ध्यान दीजिए भाई। मिशन का देखिए, कोई मिशन है, उसके तहत एक गांव में एक दिन में 6 घंटा काम करते हुए 38 पुरुष 12 दिनों में एक कार्य का एक भाग कर देते हैं। तो आप दिनों की संख्या बताइए जिसमें एक दिन में 8 घंटा काम करते हुए 57 पुरुष दोगुना कार्य कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि पहले समूह के 2 व्यक्ति 1 घंटा में उतना ही काम करते हैं जितना दूसरे समूह के 3 व्यक्ति, अच्छा, दूसरे समूह के 3 व्यक्ति एक सहित 1/2 घंटे में करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप पहले तो मेरे दोस्त इफिशियंसी देख लीजिए। क्या आपको पता होना चाहिए? मैन, डेज, आवर, ठीक है, और इफिशियंसी, ये वर्क का डेफिनेशन है। आदमी, दिन और घंटा। अगर क्वेश्चन में कोई 3 चीज है तो कोई 3 चीज लेकर चलेंगे। कभी कभी आवर इफिशियंसी नहीं गिवन होता है तो मैन और डेज लेकर चलते हैं। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखना है। ओके, अभी चूंकि यहां पर क्या है कि आवर भी है, डेज भी है और मेन भी है। ठीक है, तो हमें क्या कहा है? हमें कहा है, देखिए सर, 38 आदमी, एकदम ध्यान से देखना मेरे दोस्त, 38 मैन 6 घंटा पर डे काम करते हुए 12 दिनों में एक काम करता है। ठीक है, अब कह रहा है कि सुनिए, 57 आदमी, कि भाई 57 आदमी 8 घंटा पर डे के हिसाब से, अच्छा, कितना दिन में उससे दुगुना काम करेंगे? स्पष्ट लिखा है पहले समूह का 2 व्यक्ति, पहले समूह का 2 व्यक्ति, ठीक है, पहले समूह का 2 व्यक्ति 1 घंटे में जितना काम करता है दूसरे समूह का 3 व्यक्ति, ठीक है भाई, एकदम ध्यान से देखना, दोनों समूह में अलग अलग क्वालिटी के व्यक्ति हैं। पहले समूह का 2 व्यक्ति 1 घंटा में जितना काम करता है दूसरे समूह का 3 व्यक्ति 1.5 घंटा में उतना ही काम करता है, 1.5 घंटा में उतना ही काम करता है। यहां से दोनों प्रकार के समूह के व्यक्ति की इफिशियंसी आएगा। अगर m1/m2 निकालना चाहेंगे तो क्या हो सकता है? 3 तिया 9 हो जाएगा और मेरे दोस्त 2 दूनी 4 हो जाएगा। पहले समूह के व्यक्ति की क्षमता है, दूसरे समूह के व्यक्ति की क्षमता है। लीजिए, पहले समूह के व्यक्ति की जो क्षमता है वो हमारा 9 है
और दूसरे समूह के व्यक्ति की क्षमता जो है वो हमारा 4 है। अब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए ये हमारे पास किचकिच नहीं करना चाहते हैं। 38 गुने 9 और 12 6 72, ये 2 से मेरे दोस्त कट जाएगा, ये 57 गुने 2 हो जाएगा और इंटू 8 इंटू एक्स। अब यहाँ बड़ी प्यार से सॉल्व कीजिए। तो देखिए सबसे पहले 8 9 72 हो जाएगा, ठीक है। 19 दूनी 38, 19 दिया 57, 3 से कटेगा 3 बार में। फिर आप देखिए 2 से 2 आपका कट गया, क्या बच गया, 9 दिया 27 और बराबर एक्स। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 27 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए QPS बराबर 40 डिग्री है। QPS ये हमारा 40 डिग्री है, ये मेरा 40 डिग्री है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, PQPS और SR आपस में इक्वल है। PQPS और RS आपस में इक्वल है। हमें कह रहा है कि QPR का मान क्या होगा, QPR का मान क्या होगा। सबसे पहले देखिए, अगर इस त्रिभुज में ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने के कोण भी बराबर ही होंगे, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोण 180। अब 180 मगर ये 40 है, बच गया 140। अब 140 को बराबर बराबर बांटोगे तो 70 70 हो जाएगा, हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए अब आप देखिए, ये मेरा 40 है, ये मेरा 70 है, ये बहिष्कोण हो जाएगा 110। अब ई दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहां देखिए, सबसे पहली बात, त्रिभुज के तीन कोण 180, 180 में अगर ये 110 है, बच गया 70, 70 बराबर बराबर बटेगा तो 35 और 35 हो जाएगा। आपको चाहिए QPR, तो 70 और ये 40 और 35 कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। QPR ये 75 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए ध्यान दीजिए, एक डीलर ने एक वस्तु 2% की हानि पर बेची है। यदि इसने 44 रुपए अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ हो जाता। देखिए 2% का जो लॉस है वो हमारे 20% के प्रॉफिट के बराबर है, 20% के प्रॉफिट के बराबर है। अब ये देखिए 2% का लॉस अगर 20% की प्रॉफिट के बराबर है तो -2 से +20 अगर जाना है, इसका मतलब 22% बढ़ेगा। और ये जो मेरा 22% बढ़ेगा वो कितना हो जाएगा, 44। 1% का मान हो जाएगा 2, 100% का मान निकालेंगे 200 होगा, ठीक है। 100% का मान 200 हो जाएगा। ये इस वस्तु का CP हो गया। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। 10 सेमी त्रिज्या वाले 12 गोलाकार गेंदों को ऊपर तक पानी से भरी हुई बाल्टी में डुबाया जाता है। बाहर निकले हुए पानी को 20 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में एकत्र किया जाता है। जार में पानी की ऊंचाई क्या होगा। अब देखिए सबसे पहली बात, 10 सेमी त्रिज्या वाला 12 गो गेंद है, तो इस तरह से मेरे दोस्त 12 गो गेंद है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया 5 3 8 और 8 4 12, ये 12 गेंद है। 12 गेंद को एक बेलन में डाला जाता है, एक बेलन में डाला जाता है, ठीक है। और कह दिया है कि इसकी त्रिज्या कितना है, 20 सेमी है। हमें पूछ रहा है कि बताइए पानी का स्तर कितना ऊपर उठेगा। पहले से पानी हो सकता है, पानी का कुछ लेवल पहले से रहा हो। जैसे हम गेंद डालेंगे, पानी का मान लीजिए लेवल अगर यहाँ तक है तो थोड़ा सा पानी का लेवल और ऊपर उठेगा, ठीक है भाई। अब कितना ऊपर उठेगा
बताइए दोस्त मेरे, लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो आके मास्टरे को उल्टा पुल्टा बोल रहा है, मास्टरे को बदनाम करना चाह रहा है। देख रहे हैं, सीधा आघात। ऐसा कमेंट करवाओ कि बच्चा दिग्भ्रमित हो जाए, लेकिन इससे क्या होने वाला है? इससे कुछ नहीं होने वाला है। ऊपर वाला बैठा है ना, वो ऐसा पानी पिलाएगा कि फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखो भाई, कितना पानी का लेयर ऊपर उठेगा, मान लेते हैं एच ऊंचाई ऊपर उठेगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा 12 गेंद है ना, एक गेंद का वॉल्यूम होगा 4/3 πr क्यूब, और हम जान रहे हैं कि गेंद का रेडियस है 10। 4/3 πr क्यूब, ये एक गेंद का वॉल्यूम हो गया। ऐसा ऐसा 12 गेंद है जिसको उठा करके इसमें डाला गया, ठीक है। ऐसा ऐसा 12 गेंद उठा के इसमें डाला गया, जिसकी वजह से पानी का लेवल ऊपर उठेगा ना भाई, तो जितना ही जगह छेकेगा उतना ही पानी ऊपर उठेगा। यानी डाले गए गेंद का आयतन बराबर होगा ऊपर उठे पानी का आयतन। पानी बेलन में है तो बेलनाकार शेप में ऊपर उठेगा, πr²h, और h कितना है, h, ठीक है। अब यहां देखिए, ये हो जाएगा 16, ये ठीक है। ये पाई से पाई मेरा चला जाएगा, 4×4=16, और ये देखिए 10 का क्यूब 1000 हो गया, और यहाँ हमारा 400 और इंटू में h हो जाएगा। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो हमारा चला गया, 4 से 4 बार में हो जाएगा 40, h का मान हो जाएगा 40। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब इस पर देखो, 16 रुपए प्रति केजी के हिसाब से 39.6 केजी नमक को 28 रुपए प्रति केजी के हिसाब से कितने केजी नमक के साथ, देखिए 16 रुपये प्रति केजी वाले नमक को 28 रुपये प्रति केजी नमक वाले के साथ, 16 रुपए प्रति केजी वाले नमक को 28 रुपए प्रति केजी वाले नमक के साथ, तो हमसे ये कहा गया कि 16 रुपये वाले 39.6 केजी नमक 28 रुपये वाले कितने केजी नमक के साथ मिला दे, ताकि मिश्रण को इतना रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचने पर 15% का लाभ होगा। तो देखिए 29.9 इतना रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचे हैं, 15 का लाभ हुआ है। यानी ये जो बिक्री मूल्य है वो 115% का मान है। मुझे सीपी चाहिए, सीपी निकाल लीजिए, 100% का मान निकाल लीजिए। जैसे ही आप निकालेंगे, डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो चला जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत चला जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए 23 एकम 23, 23 दिया 69, और 23 पंचे, तो 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 छक्के 30, तो ये हमारा हो जाएगा 26। और अब मेरे दोस्त आप यहां देखिए, ये 16 रुपए/केजी और ये हमारा 28 रुपए/केजी, इन दोनों को मिलाया तो मिश्रण का ये प्राइस बना। अलग अलग प्राइस, कंबाइंड प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस यहां लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस यहां लीजिए। अब क्या हो जाएगा हमारा, 1:5 हो जाएगा, ठीक है। अब अब देखिए ये 1:5, तो मेरे दोस्त एक पता है क्या है इसका वजन, ये 5 किस क्या है इसका वजन है। तो एक जो है इसका वजन जो है कितना, 39.6 केजी। एक का मान इतना, तो 5 का मान क्या होगा, 5 गुने 39.6, 9×5=45, 3=48, और 15 और 4 हो जाएगा 19। तो ये हमारा हो जाएगा 198। तो 198 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हो गया 16 नंबर। चलिए 17 पर आइए।
220 मीटर ऊंचे एक वृक्ष के दो बिंदु का समान तल पर उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। दो बिंदु की मध्य दूरी क्या होगी? दो 220 मीटर ऊंचे एक वृक्ष के दो बिंदु, इस वृक्ष के दो बिंदु समान तल पर उन्नयन कोण इतना और इतना है। दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा? अब मेरे दोस्त देखो, कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन को जब बनाते हैं तो कई बार क्वेश्चन मेरे दोस्त क्लियर नहीं होता है, और क्लियर नहीं होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं इस तरह के क्वेश्चन में हो जाता है, तो फिर मैटर फंस जाता है। जैसे हम लोग अभी ये सोच रहे हैं कि 220 मीटर ऊंचे एक वृक्ष के दो बिंदु का समान तल पर उन्नयन कोण इतना इतना है, तो मन में ये आ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों बिंदु इसी वृक्ष पर है? नहीं मेरे दोस्त, इस वृक्ष पर नहीं है। ये हमें सीधे कह रहा है कि 220 मीटर ऊंचे एक वृक्ष के दो बिंदु का जो समान तल पर है, समान तल का मतलब ये हुआ कि जिस तल पे ये वृक्ष है उसी तल पर दो बिंदु है, और दोनों बिंदु से इस वृक्ष के जो उन्नयन कोण है, इस वृक्ष के जो उन्नयन कोण है वो कितना है मेरे दोस्त? 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये मेरा 30 डिग्री है और ये मेरा 45 है। अब ये देखिए, ये मेरा क्या हो गया? 220। ठीक है, अब हमें कह रहा है दो बिंदु के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी बताना है, क्या होगा? अब देखो 45 और 30 का मामला है, तो 30 के लिए लंब कितने होंगे? 1, और आधार कितने होंगे? √3। 45 कहता है जितना बड़ा लंब उतना ही बड़ा आधार, लंब अगर 1 है आधार भी 1 है, पूरा √3 जिसमें ये 1, तो ये क्या होगा? √3 - 1। हमें कहा है दोनों बिंदु के बीच की दूरी के साथ, दोनों बिंदु के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ एक का मान कितना है? 220। अब एक का मान अगर 220 सेमी है तो बताइए √3 - 1 का मान क्या होगा? √3 - 1 इसका मान क्या होगा? एक का मान 220 और √3 - 1 का मान क्या होगा? एक का मान अगर 220 है तो √3 - 1 का मान होगा 220 × √3 - 1। यहाँ होगा 220, 1.732 रखेंगे, एक घट जाएगा, 0.732 हो जाएगा। अब आप गुना कर लीजिए, तो ये हमारा 0 हो गया। 22 दूनी 44, 22 तिया 66, और 66 और 4 कितना हो जाएगा? 70, और 22 7 154 और 7 ये हो जाएगा 161। 3 अंक पहले दशमलव, 161.04। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया 17 नंबर। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कोई नाव धारा के विपरीत 18 की चाल से जाता है और समान दूरी 30 की चाल से रिटर्न आता है, एवरेज स्पीड क्या होगा? नॉर्मल बात है ये, एवरेज स्पीड क्या होगा? x की चाल से जाना और y की चाल से आना, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 2xy और बटे x + y। तो 2x और y और बटे x + y, 30 + 18 हो जाएगा 48। अब आप यहां से देख सकते हैं, कोई कटने वाला है तो काटिए, 6 × 5 = 30, 6 × 8 = 48। ठीक है, अब यहां से ये हमारा हो जाएगा 4, और 2 से कटने वाला है ये मेरा 45/2 यानी कि 22.5। इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 22.5 हो जाएगा। आज श्रद्धा बैच में जो पढ़ाए हैं 3 से 5 में, उसका बोर्ड PDF टेलीग्राम पर दे दीजिए, क्योंकि किसी को लिखने नहीं दिए थे। सेव किया होगा सुदामा, बात कर लीजिए, टेलीग्राम पर जल्दी डाल दीजिए। देखिए, ओ केंद्र वाले एक वृत्त के अंदर एक नियमित अष्टभुज है। हमें कहा गया AOB के साथ OAB का अनुपात क्या होगा?
मेरे दोस्त आप सबसे पहले तो ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। हाँ, अब यहाँ ध्यान दो दोस्त। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच, ये है ओ। ठीक है। अब हमसे कोई अगर ये कहेगा कि बताइए ए ओ बी क्या होगा, ए ओ बी, ये वाली एंगल क्या होगा, ए ओ बी, ये मेरा हो जाएगा ए ओ बी। ठीक है। अब पहले तो आप ये देख लीजिए, केंद्र से परिधि त्रिज्या, केंद्र से परिधि त्रिज्या, अगर ये दो आपस में इक्वल है तो इसके सामने के कोण भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। दो भुजा इक्वल है तो सामने के कोण भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा यहां देखना, एन भुजा वाले कोई रेगुलर पॉलीगन, एन भुजा वाले कोई रेगुलर पॉलीगन वृत्त के सेंटर पर, एन भुजा वाले कोई रेगुलर पॉलीगन के प्रत्येक साइड के द्वारा सर्कल के सेंटर पर बना कोण 360 डिग्री बटा एन होगा। तो यहां भी सेंटर पर क्या बनेगा, 360 डिग्री बटा एन। भुजाओं की संख्या है कितना, 8, यानी हो जाएगा 45। तो देखिए ई तो मेरा 45 हो गया। ठीक है। अब रही बात ए ओ बी, ये क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं 180, जिसमें एक कोण ई हमारा हो गया 45। अब एक कोण मेरे दोस्त हमारा कितना हो गया है, 45। ठीक है। तो 180 में से 45 हटा दीजिए, जो बच गया उसको बराबर बराबर बांट दीजिए, हो जाएगा हमारा 135 और अपॉन में 2। ये हमारा क्या हो गया, ओ ए बी हो गया। ठीक है, ओ ए बी। तो इस तरह से हमने ओ ए ओ बी भी निकाल लिया, ओ ए बी भी निकाल लिया, ये भी निकाली, ये भी निकाली। इसी का रेशियो चाहिए। तो पहले चाहिए हमें क्या, रेशियो निकालते समय देखिए हमें रेशियो क्या मांगा है, इंग्लिश में हमें कहा है इसका रेशियो और इसका रेशियो। ठीक है। मतलब इसके साथ इसका रेशियो बताइए, तो पूछा है इसके बारे में, तो ई मेरे दोस्त हमारा रहेगा ऊपर। ठीक है। इसके साथ बोला है ना, हमें पूछा है ए ओ बी के साथ। एक, तो ई हमारा हो जाएगा 135/2, ये हो जाएगा मेरा 45। रेशियो निकालेंगे 3 अनुपात, 3 अनुपात 2, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो। ठीक है। यदि 10,000 पर 40% वार्षिक दर से
देख लेते हैं। 10,000 रुपये पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, दोनों का अंतर क्या होगा? सबसे पहले देखो, ये जो 40% का रेट है ना, ये वार्षिक रेट है। वार्षिक रेट का मतलब होता है 12 महीने का रेट। ठीक है, 12 महीने में अगर 40% है तो 3 महीने का रेट क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। 10% का मतलब हो जाएगा 1/10। 1/10, ठीक है ना। अब यहां देखिए, 1/10 जो आप देख पा रहे हैं वो क्या है? 10% रेट का मतलब हो गया कि हर 3 महीने में 1/10 की वृद्धि होगा। यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे ना, पहला तिमाही में 10 से 11 हो जाएगा, दूसरा तिमाही में भी 10 से 11, तीसरा तिमाही में भी 10 से 11, चौथा तिमाही में भी 10 से 11, और यहाँ पर है मेरे दोस्त 1 साल। 1 साल में कितने तिमाही होंगे? 3-3 महीने के 4 इंटरवल होंगे। इसलिए हमने यहाँ पर 4 बार संयोजन करवाया है। क्या हो जाएगा ये मेरा? 10 10 10 10 10, ये मेरा हो जाएगा मेरे दोस्त 10,000। ठीक है, और ये हो जाएगा 14,641। अब अगर हम यहाँ पर डिफरेंस जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4,641। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि ये जो मेरा 10,000 है, ठीक, अगर 10,000 प्रिंसिपल रेशियो में आया है, रियल में भी तो 10,000 है। यानी प्रिंसिपल अगर 1 गुना है तो इंटरेस्ट भी 1 ही टाइम्स होगा, यानी कि हमारा इंटरेस्ट भी इतना ही हो जाएगा, 4,641। तो ये मेरा हो गया है CI। और जहाँ तक SI की बात रहा, तो भाई SI में ज़्यादा टेंशन नहीं है। क्यों? अगर 10% का रेट काम कर रहा है, ठीक है, अच्छा, तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज तो आप में अंतर, दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं। अगर वार्षिक बोलेगा तब तो सीधे यही रेट काम करेगा, और मामला 1 साल का है तो रेट ही 1 साल का ब्याज होता है, तो सीधा हो जाएगा 40%। देख लीजिए आप, यहीं से आपको दिख जाएगा कितना मेरे दोस्त, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा 4,000। कितना डिफरेंस हो जाएगा? 641। 641। हालांकि कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन के लिए श्रद्धा बैच ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस तरह का तामझाम नहीं भी करते तो भी हो जाता। ये वो कैसे? 40% रेट है ना, तो हम सीधा अगर 1 साल का CI खोजते, कब? जब वार्षिक कैलकुलेशन होगा, तो 1 साल का CI मेरा क्या हो जाएगा? तो मेरा 1 साल का CI हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। मेरा 1 साल का CI क्या होगा? जो रेट है वही 1 साल का CI होगा। लेकिन अगर तिमाही की बात करेंगे तो 10% रेट काम करेगा 4 तिमाही। 4 तिमाही तो डायरेक्ट सक्सेसिव का यूज करेंगे 21, यहाँ भी होगा 21, और 21 21 हो जाएगा ये 46.41। आप यहीं पर अंतर देख सकते हैं, 6.41% होगा, है ना। हमको क्या चाहिए? CI/SI का अंतर चाहिए, सीधे ब्याज का अंतर चाहिए। तो परसेंट दिख गया 6.41। इसका कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल 10,000 है, 6.41%। प्रतिशत के लिए डेसिमल हटाइए, 4 जीरो खत्म, 641। ठीक है, 641। मेरे दोस्त आज हम यहीं पर रखेंगे, काहे कि साइंस का डिस्कशन है अभी।